नेटवर्क 10 के कार्यक्रम रिपोर्ट्स लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ते हैं और जानकारी देते हैं कि उनके शहर की क्या कुछ खास खबरें हैं, क्या कुछ खास गतिविधियां हैं। तो देखिए, हर शहर पर हमारे रिपोर्टर्स की निगाह बनी रहती है और वो वहां की हर गतिविधि से अपडेट कराने का प्रयास करते हैं कि उनके शहर में आज क्या कुछ खास है और किस तरह की हलचल तेज होती हुई। तो फिलहाल अगर देश भर की बात करें तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में कल सीसीएस की भी बैठक हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। अब से थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो जाएगी और आज उनकी बैठक में 12 मुख्य प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर सामने आ रही है। निशु, बिल्कुल। और जिस तरीके से बीते दिन हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न का दौर भी शुरू हुआ है। तिरंगा यात्रा बीजेपी की ओर से पूरे ही प्रदेश में निकाली गई, चाहे यूपी की बात कर लें, तमाम अन्य राज्यों की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है पूरे तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने अपना एक कड़ा रुख विश्व स्तर पर रखा है, कूटनीतिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर ही। और इस बीच हमारे साथ जम्मू कश्मीर से अजहर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वहां पर क्या कुछ हालात है, तमाम जानकारी वो साझा करेंगे। अजहर, देखिए, जम्मू कश्मीर में फिलहाल क्या कुछ हालात है वो तो बताइएगा ही, और इसी के साथ साथ ऑपरेशन किलर को लेकर क्या कुछ वहां पर चल रहा है। देखिए निशु, सबसे पहले एक बड़ी खबर की ओर बात करेंगे। बिल्कुल पिछले 48 घंटों के बाद में ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा पड़ाव जो है, दूसरा इनकाउंटर जो है वही दक्षिणी कश्मीर के त्राल, जहां पे कल हमने देखा कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियान से एक इनकाउंटर पेश आया, जिसमें लश्कर कमांडर के 3 आतंकी जो है, बहुत बड़े आतंकी जो थे, उनको मार गिराया गया। लेकिन दूसरी जानिब से त्राल के और इसी के सटीक वाले इलाके जो है त्राल, वहां से भी एक सुबह इनकाउंटर पेश आया, जिसमें अभी तक ये पेश रफ्ता है कि उसमें भी एक मिलिटेंट जो है उसको मार गिराया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है यहाँ से 2 से 3 मिलिटेंट और छुपे हैं। हालांकि वहां इस इलाके से अभी भी फायरिंग जो है वो हो रही है और तमाम जितने भी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जो है अभी तक सामने आ रही है और इस ऑपरेशन को बिल्कुल कंटिन्यू किया गया है। दूसरी जानिब अगर हम इसी ऑपरेशन के हवाले से बात करें, रियासी के वागा गांव से भी एक और खबर आ रही है कि रियासी के वागा गांव से कल शाम कुछ संदिग्ध अपराध देखे गए, जिसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस पूरे इलाके को और पूरे इस वागा गांव को सील कर दिया गया है और सर्च अभियान शुरू कर दिया गया। हालांकि लेट आवर्स तक वहां पे सर्च ऑपरेशन चला हुआ था, लेकिन उसके बाद में एक बार फिर सुबह जो मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को उनको बुलाया गया और एक बार फिर वहां से एक सर्च अभियान फिर से शुरू कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी छुपे आतंकी है उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेके कल हमने देखा कि पूरे भारतवर्ष में जो है तिरंगा रैली निकाली गई, लेकिन उसके पेश रफ्त जो है जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रीनगर में भी एक जो है रैली का इनेकाद अमल में लाया गया और लाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद ये रैली जो है श्रीनगर के प्रताप पार्क से होते हुए लाल चौक तक ये रैली चलेगी और इसमें आशंका है और तवक्का है कि इसमें सिविल सोसाइटी और आम लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो ऑलरेडी इसमें हिस्सा ले ही लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी सिविल सोसाइटी है और आम लोग है वो भी इस तिरंगा रैली में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब एक बड़ी खबर यह है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है मुजीब दाखिला, वो भी दिल्ली से निकल चुके हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी सिक्योरिटी सिनेरियो और बाकी चीजों का यहाँ पे बिल्कुल जायजा लेंगे। ये कुछ अपडेट जो हम अपने जो है दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जनूबी कश्मीर के शोपियान से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि वहां पे एक नाले से एक जो है लाश जो है, शव जो है वो बरामद की गई। हालांकि उसी समय जो है पुलिस भी पहुंची है और पुलिस ने जो शव को अपने तहवील में लिया है और डॉक्टरों की टीम और उसको मेडिकल टीम, और हालांकि उसकी अभी तक जो है शिनाख्त नहीं हो पा रही है, लेकिन पुलिस ने इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। और फिर आते हैं फिर बड़ी खबर की ओर जो हमने पहले स्टार्ट की थी इनकाउंटर के हवाले से। तो इनकाउंटर अभी भी लगातार इस ताल इलाके में चल रही है और आशंका लगाए जा रहे हैं। अभी तक इसकी सरकारी तौर पे पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन जो पहलगाम इंसिडेंट में एक जो है वांटेड मिलिटेंट जो आदिल नाम से हैं, तो बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्स के वो भी इस इनकाउंटर में अभी
छुपा हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे एक आतंकी को मार गिराया गया है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी बाकी है और यहाँ पे भी एनकाउंटर जो है बड़े पैमाने पे चल रहा है। निशु, बिल्कुल अजहर, तो जैसा कि आपने जानकारी दी और शहर की मुख्य गतिविधियों से रूबरू करवाया, और ऐसे में देखिए तिरंगा यात्रा इस वक्त जैसा कि पूरे देश में निकाली जा रही है, इसी की बानगी देखिए जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगी अब से थोड़ी ही देर में। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसमें लोगों को कहीं ना कहीं ये समझाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो हर कदम पर सेना के साथ खड़ी है और जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। और ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर की सरकार की भी बात करें तो उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं कि वो तमाम जगहों का जाकर निरीक्षण करें और जो लोग भी इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। तो एक बार फिर से अजहर आपका रुख करना चाहेंगे। अजहर, तो जैसा कि आपने देखिए तमाम जानकारी साझा की है और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी घाटी में जो हालात सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें किस तरह से देखा जाए। घाटी में अभी पूरी तरह से हालात सामान्य हैं या फिर अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति कुछ देखने को मिल रही है? और इस बीच हमारे साथ यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी जुड़ गए, आपके पास आएंगे, लेकिन अजहर जवाब दीजिए। जी, जैसे कि आपने बताया कि हालात धीरे धीरे जो है पटरी पे लौट आ रहे हैं। जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद में जो है वादी कश्मीर पर्टिकुलरली घाटी के हालात जो है जो काफी खराब हो चुके थे, काफी तनावपूर्ण बने हुए थे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जो है सामान्य की ओर पे ये जिंदगी वापस पटरी पे लौट आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब से हमने कल लगातार हमने देखा लेट आवर्स तक जो है काफी सारे जो बड़े नेता है वो एलओसी के सेक्टर जहां पर रियासी, राजौरी, डोडा, कस्तवाल उस इलाके की तरफ रुख हो गए और पर्टिकुलरली उन फैमिलीज की तरफ उन्होंने वहां पे गए जो इफेक्टेड हुए, पर्टिकुलरली जिनके प्रियजन इसमें मारे गए हैं, वहां पे गए और उनको हर एक मुमकिन सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। पर्टिकुलरली उनको वहां पे कहा गया है कि कम से कम उनको वहां से फैमिली बैंकर्स जो है वो उनको दिए जाएंगे और साथ ही साथ उनके रिहेबिलिटेशन से लेके उनके बाकी चीजों का एक्सग्रेशिया भी उनको लिया जाएगा। काफी सारे भावुक जो वीडियो है वो सामने आए जिसमें भाजपा के जो बड़े नेता है रविंदर रैना वो वहां पे गए, वो काफी भावुक हो गए। हालांकि फिर वहां पे एक इमोशनल सीन भी चला, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो भी मुमकिन जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी मुमकिन मदद हो सकती है वो की जाएगी। लेकिन घाटी की अंदरूनी हालात जो है, अगर हम पहलगाम की बात करें, टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म दिन ब दिन जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है सामान्य ओर की तरफ ये जो है पटरी लौट आ रही है, जिंदगी पटरी पे लौट आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम तिरंगा रैली की बात करें, जिस तरीके से आपने भी कहा कि तिरंगा रैली अभी कुछ ही देर के बाद स्टार्ट होगी, जो श्रीनगर के प्रताप पार्क से स्टार्ट होकर लाल चौक तक चलेगी और इसमें तवक्का है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के यूनिट है वहां से उनके बड़े बड़े नेता है वो इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इस बार पार्टी कार्यकर्ता को छोड़ के इसमें सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो इस रैली में हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे कहना कबल वक्त होगा कि कौन लोग इसमें आ जाएंगे। फिलहाल ये रैली अभी कुछ ही देर के बाद स्टार्ट होगी और इसमें अभी तक ये आशंका लगाई जा रही कि लोगों की बड़ी तादाद इसमें शामिल होगी और वो तिरंगा के थ्रू, इस रैली के थ्रू दर्शाएंगे, पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि वाकई तौर पे कि जो भी भारतीय सेना है जिन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया है उनके प्रति घाटी के लोगों को अभी श्रद्धा है, सल्यूट करते हैं और इसी रैली के थ्रू वो उनको सल्यूट देंगे। जी, यूपी से हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप भी जुड़ गए। राघवेंद्र, आज यूपी से कई बड़ी खबरें हैं, जैसे कि बताया जा रहा है कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, 12 प्रस्तावों पर मुहर लगने का अनुमान है, लोक भवन में 11 बजे का समय मुकम्मल किया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल निशु, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक 11 बजे लोक भवन में आहूत की गई है और जैसा कि आपने बताया कि 12 प्रस्तावों पर मुहर लगनी है, तो उसमें पर्यटन से लेकर के नगर विकास, ऊर्जा और महिला विभाग, अन्य जो विभाग हैं उसको लेकर के कई प्रस्तावों पे मुहर लगने की संभावना है। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज एक दर्दनाक हादसा भी सुबह सुनने को मिला। एक डबल डेकर की बस जो बिहार से दिल्ली जा रही थी, यहाँ किसान पथ पे लखनऊ में उसमें आग लग गई और आग लगने की वजह से 2 छोटे मासूम बच्चे और 3 अन्य लोगों की 5 लोगों की टोटल मृत्यु हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही इस घटना को संज्ञान में लिया और अधिकारियों को निर्देशित कर वहां पे भेजा
और उसके बाद से अगर बात कर लें लखनऊ की, तो यहाँ पे जो प्राधिकरण दिवस आज मनाया जा रहा है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो भी लंबित मामले हैं उसकी ओपन सुनवाई आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा बात कर ली जाए लखनऊ के लिए, तो कल जैसा कि तिरंगा यात्रा निकाला गया, तो उस तिरंगा यात्रा को लेकर भी लोगों का उत्साह यहाँ पे देखने लायक है। आज भी लोग लखनऊ की सड़कों पे अगर निकल रहे हैं, तो भारत पाक के युद्ध में जिस तरह से भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम देखने को मिला उसकी चर्चाएं हैं। इतना ही नहीं, बाजारों में अगर चले जाइए लखनऊ की, तो वहाँ पे तुर्की की सेवों का लोग बहिष्कार कर रहे हैं, उसको खरीदने से बच रहे हैं, उसको कोई खरीद नहीं रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लखनऊ का वातावरण इस समय पूर्णतः देशभक्तिमय है। और योगी आदित्यनाथ की आज की अहम बैठक कैबिनेट की जब हो जाएगी, तो उसके बाद शाम को पंचायती राज विभाग का प्रस्तुतिकरण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रदेश के विकास के लिए आज जो कैबिनेट होगी उसमें अहम प्रस्ताव तो पास होंगे ही होंगे, साथ में जो पंचायती राज विभाग है उसका प्रस्तुतिकरण कर उस विभाग में जो भी विकास कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा बैठक कर जो भी निर्देश जारी करें। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेश निर्गत किया गया कि तेल हो या घी हो या अन्य जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें मिलावट करने वालों के अब सड़कों पे पोस्टर लगेंगे, बैनर लगेंगे और उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी बल्कि कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी। तो मिलावटखोरों में जो ऐसे व्यापारी थे जो मिलावटखोरी करते थे तेल में, घी में, अन्य खाद्य पदार्थों में, उनके ऊपर अब शिकंजा कसता हुआ योगी आदित्यनाथ का दिखाई दे रहा है। और मिलावटखोरी अगर रुकती है तो आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए वो सही होगा। जी निशो। बिल्कुल राघवेंद्र, तो अगर आज की कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो आज की कैबिनेट बैठक से शिक्षा मित्रों को काफी ज्यादा आस है और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर ध्यान दिया जाएगा, चर्चा के बाद उस पर मुहर लगेगी। किस तरह की जानकारी? बिल्कुल मनीषा, शिक्षा मित्र उम्मीद लगाए बैठे हैं। शिक्षा मित्रों में इतनी टेक्निकली फंसान है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला टिकता नहीं है। सरकार अधिकतम यही कर सकती है कि उनके वेतनमान में वृद्धि कर दे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो मापदंड है उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार चाहे तो उनके मानदेय में कुछ वृद्धि जरूर कर सकती है। ठीक है राघवेंद्र, आशाएं तो कई हैं लेकिन देखना होगा किस तरीके से उनकी आशाएं जो हैं इस प्रस्ताव के जरिए पूर्ण होती हैं। हमारे साथ अजहर भी लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। अजहर, देखिए जैसे कि आपने इससे पहले जानकारी साझा की थी कि ऑपरेशन किलर पूरे पुरजोर तरीके से चल रहा है और आशंका ये थी कि सबसे पहले जब 3 आतंकी इसमें ढेर किए गए थे तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है पहलगाम आतंकी हमले से हो सकता है, कि वो वही आतंकी हो जिन्होंने पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम दिया था। क्या इस बारे में कोई सफाई अब तक सामने आई है? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कल से जिस तरीके से इनकाउंटर पेश आया, जो केलर, शुपियन केलर में जो इनकाउंटर पेश आया जिसमें 3 जो बड़े आतंकी थे वो उनको मार गिराया गया और बताया जा रहा है कि वो बहुत सारे गतिविधियों में शामिल थे। हालांकि उनमें से जो एक मिलिटेंट था, जो स्थानीय मिलिटेंट था, वो लश्कर का टॉप कमांडर, ऑपरेशन कमांडर बताया जाता था, लेकिन उसने भी काफी सारे जो एक्टिविटीज है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में उसमें हिस्सा लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि उनमें से जो एक मिलिटेंट था वो काफी सारी गतिविधि में शामिल था। जो किलिंग थी सरपंच और लोकल किलिंग में उसमें वो शामिल था। और कहीं ना कहीं आज के इस इनकाउंटर 48 घंटे गुजर जाने के बाद, यानी 48 घंटों में ये दूसरा इनकाउंटर जो है पेश आया और इसी सटीक वाले इलाके हैं जो भी साउथ कश्मीर का सटीक वाला इलाका है, शोपियान किलर और उसके बाद में त्राल पुलवामा, ये दोनों जो है दक्षिणी कश्मीर में ही आते हैं और यहाँ पे भी एक इनकाउंटर पेश आता है। हालांकि जो अभी बता रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है यहाँ से 2 से 3 मिलिटेंट अभी भी और छुपे हैं। हालांकि एक को अभी तक मार गिराया गया और अभी तक आशंका लगाई जा रही है। हालांकि इस पे कोई सरकारी तौर पे कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन इसमें से जो मिलिटेंट जो आदिल शेख या आदिल नामी का जो मिलिटेंट है वो पहलगाम अटैक में शामिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर का भी एक पार्ट हो सकता है और उसी के मुतालिक ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और इस इलाके के तमाम जो
एंट्री और एग्जिट पॉइंट उनको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और किसी भी शख्स को इस इलाके से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन आपको यहाँ पे मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जब इनकाउंटर पेश आया, जो कल का इनकाउंटर था वो शुपियान के घने जंगल में था, लेकिन ये जो इनकाउंटर है ये काफी घने वाली आबादी वाला इलाका है, काफी सिविल वाला इलाका है। जब सुबह सुबह जब फौज को पहले ये इतला मिलती है कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए, बाद में फौज की टुकड़ियां रवाना होती है जिसमें सीआरपीएफ, पुलिस और राष्ट्रीय राइफल वो मिलके एक सर्च अभियान चलाती है और जो ही वो वहां पे पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे काफी सारे सिविलियन होते हैं और उन सिविलियन को सेफर प्लेसेस की तरफ सबसे पहले उनको मूव किया, क्योंकि सेना की सबसे पहली यही रहता है कि कोई सिविल वहां पे डैमेज ना रहे, कोई आम शख्स जो है उसकी सेफ्टी के लिए पहले उनको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद में बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने एक सर्च अभियान चलाया और सर्च अभियान के दौरान जो ही वो उस मुकाम पे पहुंचे थे जहां पे ये संदिग्ध जो मिलिटेंट थे वो वहां पे छुपे थे, जो ही उन्होंने सर्च शुरू करना चाहा, लेकिन जो छुपे मिलिटेंट थे उन्होंने वहां से गोलियों का तबादला किया और इस तरीके से ये जो सर्च अभियान था, ये जो सर्च ऑपरेशन था, ये एक इनकाउंटर, ये एक मुठभेड़ में तब्दील हो गया और अभी तक इस मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है और सिक्योरिटी फोर्स को अभी भी पता है कि क्योंकि फायरिंग जिस तरीके से हो रही है अभी भी 2 से 3 मिलिटेंट जो है अंदर छुपे हुए हैं। फिलहाल वक्फे वक्फे से और टाइमली यहाँ पे गन गरज की आवाज और तमाकू की आवाज साफ तौर पे सुन पा रहे हैं। ठीक है, सर लौटेंगे आपके पास और राघवेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ खास गतिविधियां उनकी रहने वाली हैं और मिनट टू मिनट शेड्यूल की भी हम चाहेंगे कि जानकारी साझा करें। बिल्कुल, मिनट शेड्यूल की मनीषा बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के, तो आज सुबह उनके 9:15 बजे सूचना विभाग की बैठक हुई थी। उसके बाद से 11 बजे कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। उसके बाद 1.5 घंटे का समय आरक्षित किया गया है लोगों प्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात का। उसके बाद सायंकाल में पंचायती राज विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे और प्रस्तुतिकरण के साथ जो भी विकास कार्य हैं पंचायती राज के, उस पर जो भी दिशा निर्देश होंगे वो उनके द्वारा जारी किया जाएगा। और इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोज एक विभाग का प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, जो भी विकास कार्य हैं उसमें क्या सुझाव हो सकते हैं वो उनके द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज कई सारे कार्यक्रमों में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाला। अजहर, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। अजहर, देखिए जब हालात थोड़े संवेदनशील हुए थे तमाम सीमावर्ती इलाकों में, तो कहीं ना कहीं जो शेलिंग की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से, उससे काफ़ी ज़्यादा जगहों को नुकसान पहुंचा था, काफ़ी ज़्यादा घरों को नुकसान उसके ज़रिए जो है पहुंचा था। तो फिलहाल सरकार के सहयोग से किस तरीके से लोगों को वहां पर सहूलियत दी जा रही, क्या कुछ मदद सरकार की ओर से की जा रही है फिलहाल वहां पर? क्योंकि लोगों को पहले पलायन कराया गया था, लेकिन अब जब वो वापस लौटे हैं, जब घर उनके पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, तो किस तरीके सरकार का सहयोग लोगों को मिल रहा है? देखिए निशु, सबसे पहले जब ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होने जा रहा था, सबसे पहले इन इलाकों में सीमावर्ती इलाके जितने भी थे, जितने भी सटीक वाले जो सीमा वाले इलाके थे, वहां पे सबसे पहले मॉक ड्रिल किया गया। वहां पे उनके बच्चों में मॉक ड्रिल किया गया। वहां पे उस तरीके का प्रोग्राम आयोजित किया, उनको रेडी किया गया कि किस तरीके से अगर कोई भी हालात बन पाती है तो अपने आप को किस तरीके से वो सेव कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो ही ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से काफी सारी जो शेलिंग हुई, मोटर रेडार से जिस तरीके से वहां पे फायरिंग हुई, और उस फायरिंग के दौरान काफी सारे व्यक्तियों की जो है जानी चली गई। हालांकि उनको वहां से पलायन भी किया गया था, उनको सेफर प्लेस की तरफ रवाना भी किया गया था, लेकिन इस तरीके की फायरिंग पाकिस्तान की ओर से हुई जिसमें काफी सारे, जिसमें एक ही घर के जो 3 अफराद है वो भी इसमें मारे गए, जिसमें काफी जो है छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जो ट्विन जो 2 बच्चे थे उनको मारा गया और उनके बाप को भी मारा गया। तो ये काफी भावुक वाले तस्वीर जो है वो सामने आई। लेकिन उसके बाद में जो ही हालात सामान्य ओर की तरफ बढ़ते रहे, उसके बाद में जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो भी मौके पे पहुंच गए और उनके साथ में जो कैबिनेट के काफी सारे जो मिनिस्टर है वो भी पहुंच गए। दूसरी जानिब से सेंटर की तरफ से भी काफी सारे जो मिनिस्टर्स है वो भी इन बॉर्डर से इफेक्टेड वाले एरियाज में चले गए। कल जिस तरीके से हमने अभी भी बात की थी कि जो रविंदर रैना है, जो भारतीय जनता पार्टी के काफी माने जाने चेहरा माने जाते हैं और काफी घाटी में उनका काफी जो चेहरा है काफी मशहूर है, वो वहां पे गए और वो वहां से भावुक होके वहां से वापस आ गए। और लेकिन उन्होंने जाते जाते उनको आश्वासन दिया, एक उनके फैमिली को जिनके जो परिजन है वो मारे गए, एक तो उनको जो है एक्सक्रीशिया के थ्रू उनको मदद की जाएगी, दूसरी जानब जो घायल व्यक्ति है उनको भी एक्सक्रीशिया के जुमरे में लाया जाएगा और उनको भी बाज़ाब्ता तौर पे
मदद की जाएगी, लेकिन जिनके घर तबाह हो गए, जो अभी बेघर है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो है इकदाम उठाए जाएंगे। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तकरीबन 600 के करीब जो है बैंकर्स, फैमिली बैंकर्स जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि अगर कोई भी आपातकाल या कोई भी फायरिंग या शेलिंग होती है तो वहां पे कोई सिविल डैमेज ना हो जाए। लेकिन सेंटर की जानिब से भी ये पूरी तरीके से हिदायत जारी की गई कि इनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी सीमावर्गी इलाके के लोग हैं जो इफेक्टेड हुए हैं रिसेंटली शेलिंग के दौरान, तो उनको पहले रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। हालांकि वहां पे काफी सारे जो है खाने पीने, जिसमें राशन वगैरह बाकी चीजें वो रवाना की गई है। और इस तरीके से आने वाले समय में हम देखेंगे कि वाकई तौर पे वहां पे उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। लेकिन जो शेलिंग की वजह से जिनकी मौत वहां पे वाक़ा हो गई है, और दूसरी जानिब जो मैं अभी बात कर रहा था, एक ही फैमिली के, एक ही कुंबे के जो 3 अफराद है वो मारे गए, जिसमें 2 जो ट्विन बच्चे थे, 10 साल के जो 2 ट्विन बच्चे थे, भाई और बहन, वो भी मारे गए। और उनका बाप भी, हालांकि वो टीचर था, वो रूटीनली टीचर वो अपनी ड्यूटी से जा रहा था, वो भी इस शेलिंग में मारा गया। काफी सारे भावुक तस्वीरें जो है एलओसी के सटीक वाले इलाके में देखा जा रहा है, जिसको लेके जो सेंटर बिल्कुल अजहर, तो देखिए नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है और अब सुधरते हालात भी लगातार नजर आ रहे हैं। और हम भी ये कामना करते हैं कि घाटी में एक बार फिर से जो हालात हैं वो सामान्य होने लगे, जो पहले की तरह रौनक है वो लौटने लगे। लेकिन इन सुधरते हालातों के बीच में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर किस तरह से जानकारी देना चाहेंगे? और देखिए इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा भी निकाली जा रही है, और इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद, इस पूरे स्थिति को भांपने के बाद क्या लगता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाली है? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे रियासी में, जहां पे अभी भी बड़े पैमाने पे सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वहां पे जब कल शाम किसी औरत ने देखा कि कोई संदिग्ध शख्स वहां से गुजर रहे, दो जो संदिग्ध अपराध थे, उसके बाद में उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी फोर्स को इतला दी और इस इलाके को पूरी तरीके से सील करके सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इस रियासी के इलाके में इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि वहां से एक रास्ता, जो माता वैष्णो देवी, कटरा माता वैष्णो देवी का एक रास्ता जाता है। इससे ये साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में अगर बाबा अमरनाथ यात्रा की जो ये यात्रा स्टार्ट होगी या दूसरी जो यात्रा है ये स्टार्ट होगी, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के काफी सारे कड़े इंतजामात होंगे। और जिस तरीके से सिक्योरिटी अपना काम कर रही है और आने वाले समय में, और निश्चिंत जो टाइम बाउंड दिया गया है, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो टाइम मुकर्रर किया गया है, चाहे वो कोई भी यात्रा हो, वो ऐसन पूर्ण तरीके से अंजाम दी जाएगी। और वाकई तौर पे जो श्रद्धालु है उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद में काफी सारा जो इफेक्टेड है वो हो गया, काफी तनाव हो गया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए हमें लग रहा है कि ये जो सारी यात्रा है अपने संपूर्ण। ठीक है अजहर, बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। और फिलहाल राघवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो राज्य की तमाम खबरों पर नजर बनी हुई है, अजहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस बीच तुषार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, आपके पास आऊंगी। तुषार, देखिए देख रहे हैं हम पूरे देश में गतिविधियां हो रही हैं, फिलहाल आपके राज्य यानी देहरादून में क्या कुछ गतिविधि देखने को मिल रही है, क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, क्या कुछ पूरा ब्यौरा? देखिए बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कई महत्वपूर्ण गतिविधियां यहाँ पर चल रही है। अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो जो उत्तराखंड है उन्हें जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है, उन्हें एक बिजनेस मैगजीन द्वारा जो रैंकिंग करती है कि किस तरह से जो लोग जिस तरह से जो कहा जा सकता है इन्वेस्टमेंट में लगातार जो उत्तराखंड है वो प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। और उसी के तहत जो दूसरा स्थान है गोवा के बाद वो उत्तराखंड को दिया गया है। और जिस तरह से जो विकास कार्य को लेकर ये जो रैंकिंग है वो इस दौरान की जाती है, और ये रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और साथ साथ इसमें कई पहलुओं को भी अंतर्गत लिया जाता है, जैसे कि किस तरह से जो सरकार है वो अपने जितने भी उनके कर्ज हैं उनको किस तरह से संतुलन कर रही है, साथ साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को किस तरह से कार्य कर रही है। तो वित्तीय प्रबंधन में जो उत्तराखंड है वो दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो राज्य के लिए एक बड़ी खुशखबरी से कहा जा सकता है कि किस तरह से जो सरकार है वो यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों अगर बात की जाए तो बीते महीनों में जो सतत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में भी उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो कहा जा सकता है लगातार जो राज्य है वो प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। और अगर दूसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में तनातनी देखने को मिली, उसके बाद जो उत्तराखंड के बॉर्डर्स एरिया हैं, नेपाल यहाँ से लगता है, साथ साथ
तिब्बत के कई क्षेत्र यहाँ पर लगते हैं और चाइना का यहाँ पर क्षेत्र लगता है, वहाँ पर ड्रोन्स पे अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, क्योंकि शादियों में ये देखा जाता है कि ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की जो सरकार की तैयारी यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो पंचायत चुनाव 6 महीने का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया था प्रशासकों का, और अब फिर 15 दिन इसमें बचे हैं 6 महीने के जो कार्यकाल में, जिसमें जो सरकारी अधिकारी हैं उनको पूरी तरह से जिम्मेदारी पंचायत घरों की दी गई थी। 10,000 से अधिक ये पद है और इसको लेकर ये माना जा रहा है कि 15 दिन में ये संभव नहीं है कि चुनाव प्रभाव हो सके। तो इसी के तहत कहा जा सकता है कि जो 6 महीने का कार्यकाल है प्रशासकों का वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 साल पूरा ये पंचायत चुनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार ये कहना है कि चारधाम यात्रा में जो अत्यधिक फोर्स है वो तैनात की गई है, जिसके कारण कहा जा सकता है कि जो फोर्स है पंचायत चुनाव के लिए वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इसलिए चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके साथ साथ अगर कल की बात की जाए तो कल एक जो आईएसबीटी चौकी है देहरादून में, वहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है उनको विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। तो ये भी एक बड़ी खबर है। तो कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर किए जा रहे हैं कि किस तरह से जो राज्य है वो अपनी ग्रोथ करे। इसके साथ साथ जो भ्रष्ट नेता है उन पर भी कड़ा वार यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोशिश ये करी जा रही है कि जिस तरह से जो पर्यटन है उसको किस तरह से बढ़ावा यहाँ पर दिया जाए। तो लगातार यहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है और इसी के तहत अगर तिरंगा यात्रा की बात की जाए, जिस तरह से 14 मई से लेकर 23 मई तक जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उसके तहत कल हमने देहरादून में देखा, आज जो जिला केंद्र है वहाँ पर ये यात्रा निकाली जाएगी। कल विधानसभा ब्लॉकों में तिरंगा यात्रा देखने को मिलेगी 23 मई तक। इसी तरह का कार्यक्रम पूरे देश के साथ साथ प्रदेश भर में भी देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड लगातार प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से वित्तीय प्रबंधन में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है, तो आने वाले समय में सरकार का भी ये गोल है कि लगातार ये कोशिश की जाए कि जो उत्तराखंड है उसको विकास की राह में यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके। और इसके साथ साथ एक और फैसला यहाँ पर लिया गया है, जो शराब की दुकानें हैं जिन पर लगातार विरोध किया जा रहा है उनको अब बंद कर दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार की उत्तराखंड की ग्रोथ हो, साथ साथ जो भ्रष्ट नेता है उन पर यहाँ पर शिकंजा कसा जाए और जो ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर लगातार जन विरोध देखा जा रहा है शराब की दुकानों को लेकर, उन पर ये आदेश पारित कर दिया गया है कि उन्हें जल्द से जल्द बंद करा दिया जाए। जी ठीक है अजहर, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, अजहर तो कैलाश मानसरोवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियों का आप जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से अभी तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अपनी बात को भी पूरा करें और जैसा कि आज बीएसएफ चीफ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा रहने वाला है, उनके दौरे से संबंधित जानकारी भी साझा करें। देखिए, जहां तक यात्रा का सवाल है, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि सिक्योरिटी के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और जो भी छुपे मिलिटेंट है उनको बाहर निकाल के उनको ढेर करने की कोशिश की जा रही है। अमरनाथ यात्रा में इस बार हमें लग रहा है कि 3 लेयर सिक्योरिटी है वो लगाई जाएगी, जिसमें पर्टिकुलरली ड्रोन के थ्रू और बाकी जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके से पिछले साल इस सुरक्षा को लेकर सुरक्षा के दौरान जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इस बार भी वैसे ही लग रहा है कि इस बार भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू इस पे निगरानी की जाएगी। और साथ ही साथ NH-44 जो जम्मू से कश्मीर की तरफ जो रास्ता जाता है, वहां पे मेन हाईवेज पे एक्स्ट्रा बैंकर्स जो है वो लगाए जाते हैं और इस बार भी वो लगाए जाएंगे और जिसको लेके भी सिक्योरिटी में काफी सुरक्षा जो है वो साबित हो सकती है। तो इस बार जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुई है और जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो इस बार भी लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा में जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनकी संख्या बहुत हद तक ज्यादा बढ़ेगी और वो अपना जो है दर्शन करके वापस आएंगे। जहां तक डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ताल्लुक है, वो आज वारदे कश्मीर जम्मू कश्मीर में होंगे और चूंकि जो हमें बता रहे हैं कि वो दिल्ली से जो है जा चुके हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके हैं और इस बार जम्मू कश्मीर में जो सिक्योरिटी सिनेरियो का उसका जायजा लेंगे और साथ ही साथ जो लग रहा है जो भी इफेक्टेड एरिया है वहां पे भी जाएंगे और निरीक्षण देंगे। जो भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली एलजी राज्यपाल है, उनको भी पूरी तरीके से निरीक्षण देंगे कि किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। और साथ ही साथ जो आशंका लगाई जा रही है अमरनाथ यात्रा जो भी बाकी मानसरोवर यात्रा है उसके ऊपर भी बात होगी और किस तरीके से सिक्योरिटी को यहाँ पे लगाया जाएगा और किस तरीके से
श्रद्धालुओं को या यात्रा को किस तरीके से संपूर्ण तरीके से जो है संपन्न किया जाएगा, इस पे भी सोच विचार होगी। और इस मीटिंग में लग रहा है कि सेना के जो बड़े मुखिया होंगे, बड़े ऑफिसर्स होंगे, टॉप कमांडर, टॉप ऑफिसर्स होंगे, वो इसमें हिस्सा लेंगे। और साथ ही साथ जो इंतजामिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप ऑफिसर्स होंगे, वो भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। फिलहाल जो है डिफेंस मिनिस्टर वादे कश्मीर होंगे और उसके बाद में कहा जा सकता है कि इस पे किन किन कौन कौन से निर्णय लिए जाएंगे, इस पे कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन इतना तय है कि अमरनाथ यात्रा जो अपने टाइम पे स्टार्ट होगी और कितने दिनों तक चलेगी और कितनी सुरक्षा होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर हम दूसरी बात करें, पर्यटक स्थलों की बात करें, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहलगाम अटैक के बाद में काफी इफेक्टेड हुआ है। हम पहलगाम रिसेंटली हमारी नेटवर्क 10 की टीम जो है पहलगाम गई है, वहां पे हमने देखा कि काफी सारा वहां पे वीरान पड़ा हुआ, जो घोड़ेवाल है माफ कीजिए, जो टैक्सी वाले हैं, वहां पे जो भी वहां पे बिजनेस है, वो काफी इफेक्टेड हुआ है। तो आज की डेट में वहां पे काफी कम संख्या में जो टूरिस्ट है वो वहां पे जाते हैं, जिसको लेके जो वहां पे स्थानीय लोग है, जो वहां पे बिजनेसमैन है, जो वहां पे होटलियर्स है, घोड़ेबान है, उनको काफी आज की डेट में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन से और पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील किया है कि वो इस इलाके को, पर्टिकुलरली जितने भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहां पे सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, ताकि वहां से मजीद जो टूरिस्ट है वो आ जाए। लेकिन उसके बाद में डल लेक में भी हमने देखा कि डल लेक में भी टूरिस्टों को काफी कम रश यहाँ पे देखा गया। हालांकि अगर हम 2019 या इस पहलगाम अटैक होने से पहले की बात करें, जब कश्मीर आते थे तो सर्दियों में जो पर्यटक होते थे बहुत कम यहाँ पे दिखाई देते थे, उनकी संख्या बहुत कम होती थी। लेकिन 2019 के बाद हम देख रहे हैं कि जितना सर्दियों में नहीं होते थे, जितने गर्मी यानी सर्दी जो मेन सीजन होता था टूरिस्टों का, लेकिन उससे ज्यादा जो ऑफ सीजन, जो सर्दियों का जो बर्फ वाला सीजन होता था, वहां पे आते थे। इतने जो सिचुएशन इतने हद तक जो सामान्य हुए थे कि यहाँ पे अजहर, तो देखिए जानकारी आप दे रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर, और जैसा कि आपने भी अभी बताया कि दिल्ली से वो रवाना हो चुके हैं, आप ये भी कम शब्दों में बताएं कि लगभग कितनी देर में वो पहुंच जाएंगे, और जैसा कि उनके साथ बीएसएफ चीफ भी रहने वाले हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम उनके? सिक्योरिटी होता है कि इसमें कब आएंगे और कहां कहां जाएंगे, लेकिन जितना हमारे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है कि वो दिल्ली से जा चुके हैं जम्मू कश्मीर के लिए, और क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे। सबसे पहले जाहिर सी बात है, डिफेंस मिनिस्टर है तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी सिनेरियो उसका जायजा लेंगे, और उसके बाद में पर्टिकुलरली बॉर्डर के एरिया में जो भी इफेक्टेड एरिया है वहां पे देखेंगे। और खास बात यह है कि जो यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है, सरोवर यात्रा है, इसके ऊपर भी सोच विचार और इसके सिक्योरिटी के ऊपर भी सोच विचार को। ठीक है अजहर, तुषार आपके पास आऊंगी। तुषार, मौसम को लेकर भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, किस तरीके का मौसम वहाँ पर बना हुआ है और चारधाम यात्रा पर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अगर मौसम खराब होता है तो इसका असर सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली इस यात्रा पर ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील इलाके होते हैं, लैंडस्लाइड के केसेस बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल क्या कुछ अनुमान है मौसम विभाग का? देखिए बिल्कुल, अगर चारधाम यात्रा की बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड तौर देखने को मिल रहे हैं। 28 लाख से जो पार है वो रजिस्ट्रेशन चारों धामों के लिए हो चुके हैं, और जो सिखों का प्रमुख स्थल है यानी कि हेमकुंड साहिब, उसका भी 25 मई को उनके भी कपाट खुल जाएंगे, और उसको लेकर ही जो बर्फ़ काटने का कार्य है वो वहाँ पर सेना और आईटीबीपी द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो रास्ता है उसे खोला जा सके, क्योंकि कई फीट ऊंची जो बर्फ़ है वो वहाँ पर विंटर्स में देखने को मिलती है, जिसके बाद वो अभी भी जमी हुई होती है। तो उसको काटते हुए जो आईटीबीपी है, जो प्रबंधन है मंदिर का, वो कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। 25 मई से ये यात्रा शुरू होने वाली है, उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी चलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से आपने मौसम की बात करी, तो पिछले 2 हफ्तों में ये देखने को मिला कि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं जो बारिश है वो अत्यधिक देखने को मिली। मैदान से लेकर जो पर्वतीय क्षेत्र है, अच्छी खासी बरसात हुई, और इसका असर साफ तौर पर चारधाम यात्रा पर पड़ता हुआ नजर आया। जो पिछले साल की अगर आंकड़े की बात की जाए तो अब तक करीब 10 लाख के अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने चारधाम यात्रा की दर्शन कर लिए थे, लेकिन अभी तक ये आंकड़ा करीब 8 लाख के आसपास है। तो कहा जा सकता है इसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर बात की जाए, मौसम इसमें मेन फैक्टर रहा है, और इसके साथ साथ घोड़े कच्चरों में जिस तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया था, जिसके कारण बीच में जो घोड़े कच्चर है उनकी यात्रा पर रोक लगा दी गई थी सरकार द्वारा, तो इसका असर भी यात्रा पर पड़ा है। तो कहा जा सकता है मौसम
बिल्कुल एक मेन फैक्टर होता है यात्रा के लिए। फिलहाल 3 दिन की अगर बात की जाए तो धूप खिली हुई नज़र आ रही है और माना जा रहा है कि अत्यधिक यात्री जो चारधाम में है उनका अब रुझान चारधाम की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अत्यधिक यात्री यहाँ पर पहुँच रहा है क्योंकि मौसम खुल चुका है और ऐसे में जिस तरह से आपने बताया कि चैलेंजिंग बहुत होता है, यहाँ पर लैंडस्लाइड्स अत्यधिक देखने को मिलते हैं क्योंकि कहा जाता है कि उत्तराखंड यंग पहाड़ हैं, यंग हिमालयज़ हैं और ऐसे में जब लैंडस्लाइड्स होते हैं तो रास्ते पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं। जो नदियाँ हैं, नाले हैं, वो सड़कों पर पहुँच जाते हैं जिससे जो सड़कें हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, बिजली की तारें क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ऐसे में जब बादल फटने जैसी नदियों का अत्यधिक अतिवृष्टि, ये सारी समस्या पहाड़ों में देखने को मिलती है। फिलहाल यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, सारी हेली सेवाज यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है और अत्यधिक जो यात्री है वो कार, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन के माध्यम से चारधाम के दर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है अजहर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अजहर सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि वहां के ही लोगों का ऐसा कहना है कि देखिए इस बार पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ था वो काफी बड़े पैमाने पर था और 26 सिविलियंस को टारगेट किया गया था और इसलिए ये खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। लेकिन जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो ऐसा कुछ ना कुछ वहां पर घाटी में अवश्य होता है और यहाँ तक कि जो पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ की युवतियों को भी अपना टारगेट करते हैं और निशाना बनाते हैं। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, सदियों से चली आई ये रिवायत जो है, जो यात्रा है, बाबा अमरनाथ यात्रा है, ये चलती आ रही है। हालांकि ये बात सही है कि काफी सारे मेल्स जो है, जब भी ये यात्रा स्टार्ट होती, काफी सारी धमकियां जो है वो मिल पाती थी सिक्योरिटी एजेंसियों को कि एक बड़े हमले की फिराक में है हम, या हम हमला करने जा रहे हैं, और वाकई तौर पे हमले के फिराक में रहते थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के अरेंजमेंट की वजह से वो सारे हमले जो थे उनके वो फेल हो जाते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ये जो हमला हुआ है ये पहली बार हुआ है जिसको लेके ये पहलगाम जो है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम, और उसके साथ साथ में जो ये पहलगाम का जो ये यात्रा है ये इफेक्टेड हुआ है। लेकिन इस बात में जरा भी सच्चाई नहीं है कि जब ये स्टार्ट होता है कि हमला होता है, हमले की धमकी मिलती थी लेकिन हमला नहीं हो पा रहा क्योंकि सक्षम फोर्स की वजह से वो हमले जो है वो सारे फेल होते दिखाई देते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय था जो वहाँ के लोकल निवासी, हमला भले ही ना हो अजहर, हमला भले ही ना हो, लेकिन बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कश्मीरी युवतियों को वो अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें टारगेट करते हैं। कभी कभी तो ये भी खबर सामने आई है कि वो उन्हें पाकिस्तान तक उठाकर ले जाते हैं। इस खबर का किस तरह से खंडन करना चाहेंगे या पुष्टि करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे वहाँ पे लोकल स्थानीय लोग हो, उसको अपना दबदबा बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इंफॉर्मेशन मिलती थी कि इस तरीके के हमला करेंगे, या इससे पहले प्लान्स को जो है जहाज को उड़ाने की बात कर रहे हैं या किसी और हमले की फिराक में थे। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात जरूरी बताना चाहता हूँ कि 2019 से पहले या बाकी जब भी सिचुएशन होती थी, जब कश्मीर जल रहा था 1995 में, तो उस वक्त यही सिक्योरिटी फोर्सेस थे जिन्होंने हालात को फिर धीरे धीरे पटरी पे लौटाया। तो ये जरूरी बात है यहाँ पे कि पाकिस्तान की ओर से ये आज की बात नहीं है, ये 2025 की बात नहीं, ये हम 1990 से चला आ रहा है कि कब जाके उसको कोई भी गैप मिलती है, कोई भी जो मौका मिलता है उसको वो छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे वो स्थानीय लोगों के थ्रू, चाहे वो फॉरेन के थ्रू, चाहे वो अफगान के मिलिटेंट्स के थ्रू, हर एक कॉर्नर को वो नहीं छोड़ना चाहता है ताकि वो यहाँ पे अपना जो आतंकी दबदबा है वो बढ़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता है, चाहे उसके सामने फिर यात्रा हो या कोई और, या कश्मीरी पंडित हो या कोई नॉन लोकल लेबर हो, तो किसी भी मौके को वो वहां पे गंवाना नहीं चाहता था। क्योंकि आज की डेट में जब हम 2000 इस हमले से पहले की बात करें तो कश्मीर में जो अजहर, तो देखिए ये बात जैसा कि आपने दोहराई कि काफी सालों से ये चलता चला आ रहा है और निशु काफी वर्स्ट सिचुएशन इससे माना जा सकता है कि इतने सालों से देखिए इस तरह की प्रॉब्लम कश्मीरी लोग फेस कर रहे हैं और पाक अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देने से लगातार बाज भी नहीं आ रहा है। तो उन्हें अब सबक सिखाने के लिए निशु, क्या आपको लगता है कि कोई ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है? बिल्कुल उठाए जाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है उठाए भी जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन किलर इसकी तस्दीक करता है कि लगातार आतंकवादियों पर जो है एकाएक एक्शन लिए जा रहे हैं। अजहर, और इसी के साथ जैसे कि हम बात कर रहे हैं, लोगों में किस तरीके का माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं वहां पर, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें बताया जा रहा है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन लोगों की जनभावना आखिर वहां पर क्या है?
तरीके से आपने खुद बताया कि वाकई तौर पे ये कश्मीर जो है 99 से जल रहा है, नहीं सॉरी 90 से जल रहा है, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है वो यहाँ का लोकल स्थानीय है। और यहाँ के लोकल स्थानीय का जो बच्चों का करियर है वो बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है काफी सारे दहाइयों से। उसमें जो सबसे बड़ी जो जो उसके पीछे हाथ है वो जरूरी बात है पाकिस्तान का है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो कैरियर होता है, जहाँ पे आज की डेट में जो बच्चे हैं जो बड़े बड़े डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन 1919 अगर वो आप हिस्ट्री खोल दे तो यहाँ पे कितने बच्चे उस वक्त पढ़े हैं, कितने बच्चों का कैरियर जो है वो तबाह हो गया। और जाहिर सी बात है जब सुबह बच्चा स्कूल के लिए निकलता था, या कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस के लिए निकलता था, या कोई मजदूर जो अपनी मजदूरी के लिए निकलता था, लेकिन बाहर जाके जो उस वक्त जो ट्रेंड एक था कि ग्रेनेड का ट्रेंड था, किसी मार्केट में ग्रेनेड फेंका गया और उस ग्रेनेड के दौरान वो बच्चा जो है वो मारा जाता है। और उसके बाद में वो बच्चों के साथ साथ उसका बाप जो ब्रेड विनर होता था, एक अकेला ब्रेड विनर होता था, उसको मारा जाता। तो ये काफी दहाइयों से ये काम चलता आ रहा है। और यहाँ पे जितने भी हम कहेंगे ग्रेव यार्ड वो भरे पड़े हैं, जो बेगुनाहों के खून से वो भरे पड़े हैं, लाशों से भरे पड़े हैं, ये आज का डेट नहीं। और कश्मीर वाकई तौर पे बहुत इफेक्टेड हुआ है इस लिहाज से। आज की डेट में अगर कश्मीर में हालात सामान्य होते थे जिस तरीके से अभी कुछ महीने पहले जिस तरीके से चल रहा था, तो कश्मीर की एक लेकिन अजहर ये जो तमाम मामले हैं वो क्या जम्मू कश्मीर के सीएम के संज्ञान में नहीं है? क्योंकि देखिए आपने भी बताया कि लंबे समय से इस तरह की हरकतें चलती चली आ रही हैं और पाक अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब तो देखिए सत्ता में परिवर्तन हुआ है और ऐसे में सत्ता में परिवर्तन के बाद हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी बदलेगी और उसकी तस्वीर में भी परिवर्तन होगा। वाकई तौर पे जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर थी वो बदलती दिख रही थी। हमने देखा कि यहाँ पे जब 2016 के बाद में जब आर्टिकल 370 हटा, तो 370 आर्टिकल 370 के बाद हटने के बाद में किस तरीके के यहाँ पे हालात बने और किस तरीके से यहाँ पे जो बंद का आह्वान रहता था, जब बंद का आह्वान रहता था तो पूरी मार्केट के साथ साथ पूरे स्कूल जो है वो बंद रहते थे। और स्कूल्स के साथ साथ हम देख पा रहे थे कि जो मार्केट थी वो भी बंद होती थी, जिसमें एक तो बच्चों का जो तालीमी कैरियर है वो तो तबाह होता था, लेकिन दूसरा जो बिजनेस था वो भी बुरी तरीके से इफेक्ट होता था। लेकिन धीरे धीरे अब ये जो मामूल की जिंदगी थी और धीरे धीरे ये जो सामान्य जिंदगी थी वो लौट आ रही थी, लेकिन अचानक से फिर से एक पहलगाम का एपिसोड होता है और ये सारा जो मामला होता है ये एक बार फिर काफी जो है पीछे चला जाता है, और इस तरीके से एक बार फिर कश्मीर का जो बिजनेस है वो काफी पीछे चला गया। जी बिल्कुल अजहर, तो जैसा कि आपने बताया कि जो तस्वीर है वो बदलने की ओर लगातार आगे बढ़ रही है और वहां की जनभावना भी ऐसी ही है कि वो सरकार पर भरोसा जता रही है और हम भी ये आशा करते हैं कि सरकार वहां के हालातों को बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। बिल्कुल मनीषा, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जब युद्ध जैसी स्थिति बन रही थी, हालांकि बनी नहीं थी क्योंकि भारत डिफेंसिव मोड में था, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। बताया जा रहा था कि सीमावर्ती से दूर इलाके वहां पर स्कूल खुल गए हैं, लेकिन क्या सीमावर्ती इलाकों के जो स्कूल है वो भी खुल गए हैं अजहर? हमने कल देखा कि कुछ एक स्कूल जो थे जो बारामूला के सटीक वाले एलओसी के सटीक वाले इलाके थे वो खोल लिए गए थे। हालांकि वहां पे धीरे धीरे से वो रौनक जो है वो वापस लौट आ रही है, और जो ही काफी सारे स्कूल जो है वो भी तबाह हो गए। जिस तरीके से लोकल स्थानीय लोगों के मकान जो है वो ध्वस्त हो गए, इसी तरीके से शेलिंग की वजह से वो वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, छोटे छोटे स्कूल है, वो भी ध्वस्त हो गए। लेकिन अब सरकार मूड में है कि उनको ऑनलाइन क्लासेस या कुछ और सुविधा रखेगी, लेकिन फिलहाल जो इफेक्टिव जो बिल्डिंगें हैं जो कोलैप्स हो गए हैं वो स्कूल अभी भी बंद है। लेकिन उसके बाद में जो स्कूल बचे हैं जहाँ पे थोड़ा सा सामान्य लौट आया, वहाँ पे स्कूल वापस कल से वो स्टार्ट हो गए हैं, और धीरे धीरे उस इलाके में भी जो सामान्य की जिंदगी वो वापस लौट आ रही है। बिल्कुल अजहर, तो जैसा कि आपने बोला कि घाटी में हालात सामान्य होने लगे हैं, स्कूल भी खुलने लगे हैं, हवाई सेवाओं की अगर बात करें जो कि काफी लंबे समय से प्रभावित नजर आ रही हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? और जो उड़ानें प्रभावित थी क्या उन्हें बहाल कर दिया गया है? बिल्कुल, कल हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से आज का जो सीजन चल रहा है वो हाजियों का चल रहा है, क्योंकि हाजी अभी हज पे जा रहे हैं, और काफी तकरीबन 10 दिन के लंबे गैप के बाद जो है कल जो है एक और उड़ान जो एक और जत्था जो है उनको रवाना कर दिया गया है। और कल से ही जिस तरीके से तकरीबन 14 फ्लाइटें जो है उनको कैंसिल किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उन शेड्यूल किया गया है, रिशेड्यूल किया गया है, और उन फ्लाइट्स को एक बार फिर रिज्यूम कर दिया गया है, और मामूल के मुताबिक जो है वो फ्लाइटें फिर से चली गई है। जी चलाई गई है। बिल्कुल अजहर, जैसे कि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हालात फिलहाल वहाँ पर सामान्य लगातार हो रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।